अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आपको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। बड़ा मुबारक दिन है आज का। और आप देख सकते हैं, मैंने कल भी अपने एक वीलॉग के अंदर, वीडियो के अंदर आपको बताया था कि मैं इस वक्त एक बड़ी खूबसूरत वादी के अंदर मौजूद हूँ, कुमराट के अंदर। और यहाँ पे जो कल से लेके अब तक मैं मनाजिर देख रहा हूँ, दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने को। लेकिन ऑब्वियसली ये चंद दिनों की वेकेशंस हैं, सिर्फ 2-3 दिन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बस यहीं से आपसे मुखातिब हैं। 2-4 चीज़ें जो पहले मैं ज़रा डिस्कस करना चाहता हूँ। कल के वीलॉग के बाद कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो एंकर पर्सन जो समी इब्राहीम हैं, उनके ऊपर एक अदद हमला हुआ है और उसकी चंद तफसीलात जो सामने आई हैं, कुछ वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सियासी जो मामलात हैं, ज़रा उसके ऊपर थोड़े से ज़रा पहले बात कर लें। कल 2 इस्तीफ़े जो हैं वो सामने आए हैं और 2 इस्तीफ़े जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने इस्तीफ़े दे दिए वजारतों से। और जैसे ही ये ख़बर आई तो एकदम हर जगह सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक पैनिक सा फैल गया कि जी ये क्या हुआ है, एकदम इस्तीफ़ों का ऐलान क्यों कर दिया गया, आखिर ऐसी कौन सी बात थी। तो मैंने फिर इस सिलसिले में मैंने रब्ता किया। इन दो अफराद जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं वो ख्वाजा सलमान रफ़ीक, जो ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई हैं, और अयाज सादिक साहब। इन दोनों ने जो है वो अपने अपने वजारतों से इस्तीफ़े दिए हैं। तो मेरी फिर इन दोनों में से एक शख्स से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि जी आखिर ये फ़ैसला क्यों हुआ इस्तीफ़ा देने का। तो अंदर की ख़बर जो है वो ये है कि बेसिकली जो इलेक्शंस होने वाले हैं, ये जो ज़िमनी इंतख़ाबात हैं जो 20 हलकों में पंजाब में 17 जुलाई को होने जा रहे हैं, ये उस वजह से ये इस्तीफ़े दिए गए हैं। और बेसिकली इन लोगों ने जो कैंपेनिंग होनी है इलेक्शंस के लिए, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बतौर मिनिस्टर चूँकि आप कर नहीं सकते ये सब कुछ, अगर ऐसा होता तो फिर ये लोग जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की के जो लॉज़ हैं उनकी वायलेशन करते हैं और इनको फिर नोटिस आ जाने थे, जिसकी वजह से ये कर नहीं सकते थे। तो अब ये वहाँ से इस्तीफ़े दे रहे हैं। लेकिन मेरा इसके ऊपर एक और पॉइंट है कि ये 2-3 चीज़ों को सिग्निफाई करता है। एक चीज़ तो ये कि अगर आपके वज़ीरों को इस्तीफ़े देने पड़ रहे हैं और इस्तीफ़े दे के आपको इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून जो है ना, अब उसको पूरा ज़ोर लगाना पड़ रहा है। और अगर ये पहले कहीं पे सोच रहे थे कि जनाब ये तो बड़ा ही ईज़ी है और कोई इशू नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। इनको पूरी तरह ज़ोर लगाना पड़ रहा है और इसी वजह से इन्होंने इस्तीफ़े भी दिए हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैंने ख़ुद भी बल्कि आपके साथ ये बात शेयर की होगी कि मुस्लिम लीग नून ने अपना एक इंटरनल सर्वे करवाया हुआ है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मैं इन पार्टियों के सर्वे को जो है वो मैं कुछ ज़्यादा अहम नहीं समझता। उसके अहम ना समझने की बहुत बड़ी वजह ये है कि हो सकता है वो बायस्ड हों, अपनी पार्टी के लिए बायस्ड हों। तो मुस्लिम लीग नून ने अपना जो एक इंटरनल सर्वे करवाया हुआ है उसके मुताबिक, उनके मुताबिक 14 सीटें उनकी पक्की हैं और 2 सीटें जो हैं वो डाउटफुल हो सकती हैं। उसके ऊपर 50-50 का मामला चल रहा है और 4 सीटें जो है ना वो ये यकीनी तौर पे हार रहे हैं। ये इनके मुताबिक है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इनके मुताबिक है। ये मत समझिएगा कि ये मेरा तज्ज़िया है या ये मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं इस सिलसिले में कोई प्रेडिक्शंस नहीं देना चाहता। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, उनके कैंप की जानिब से अगर बात की जाए तो वो भी यही कहते हैं कि जनाब हम बिल्कुल सिक्योर हैं और कोई इशू नहीं है। ये इलेक्शन जो है इसमें मेजॉरिटी हमें मिलेगी। इनको 13 सीटें चाहिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 13 सीटें चाहिए अगर ये हमज़ा शहबाज को जो है वो वज़ारत आला की कुर्सी से रिमूव करना चाहते हैं। तो अब 13 एक बड़ा नंबर है। हो सकता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कर भी ले, काफ़ी हद तक मुमकिन चीज़ है ये। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून को अपने वज़ीरों से इस्तीफ़े दिलवाने पड़ रहे हैं तो फिर इसका मतलब है, ये देखिए ज़रा एकदम यहाँ पे धूप आ गई। यहाँ पे मौसम इसी तरह तब्दील होता है, अच्छी छाँव होती है और फिर एकदम धूप आ जाती है। खूबसूरती यही इस मौसम की खूबसूरती है। खैर, आई एम सॉरी, मैं बात करते करते जो है ना एकदम इन नज़ारों के अंदर खो जाता हूँ। तो अगर आप इससे अगर आप प्रॉब्लम आपके लिए हो रही है तो मैं इसके लिए माज़रत खाऊँ। एनीवेज़, तो बात हो रही थी कि जनाब वज़ीरों को जो इनको इस्तीफ़े देने पड़े हैं, तो एक तो ये मामला है। दूसरा इशू जो डिस्कस करने वाला है वो कल समी इब्राहीम साहब के हवाले से, जो एंकर पर्सन समी इब्राहीम हैं उनके हवाले से है।
ख़बर ये आई कि जैसी वो कल जो सबसे पहली इनिशियल ख़बर जो आई वो ये आई कि वो जब अपने दफ्तर से कल बाहर निकले तो बोल न्यूज़ के ऊपर सबसे पहली ब्रेकिंग ये चली कि जी नामालूम अफराद का हमला समी इब्राहिम के ऊपर, एंकर पर्सन समी इब्राहिम के ऊपर। ज़ाहिर बात है पैनिक फैला इसकी वजह से, क्योंकि आजकल जो जिस किस्म का माहौल बना हुआ है, इससे पहले एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब के साथ जिस तरह उनकी गिरफ्तारियाँ हुई और उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर उनको जिस तरह शिफ्ट किया गया, कभी पहले एक अदालत से दूसरी अदालत, फिर मुख्तलिफ़ जेलों में, तो इसका पहला इंप्रेशन यही आया कि समी इब्राहिम साहब भी जो हैं वो उनको कुछ इसी वजह से टारगेट किया गया है। अब ज़ाहिर बात है मैं अभी भी इस सिलसिले में कोई ठोस बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि स्टोरी के मुख्तलिफ़ वर्जन हैं और सारे वर्जन मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक वर्जन तो इसमें यह आया जो सबसे पहली खबर जिस तरह बोल न्यूज़ के ऊपर चली कि जी नामालूम अफराद का हमला, और उसके बाद एक दो लोगों ने और भी जो इसके ऊपर ट्वीट्स की, जो मैं जानता हूँ कि समी इब्राहिम साहब के सोशल सर्कल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़्यादा उनको मारा गया है और काफ़ी ज़्यादा ज़दोकोब किया गया है उन्हें। तो ज़ाहिर बात है हम भी परेशान हो गए कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह उनकी जान की हिफाजत करे। उम्मीद यही है कि वो खैरियत से हों। फिर उसके बाद एक दूसरा वर्जन जो है वो आया और एक CCTV फुटेज सामने आई जिसमें नज़र आता है कि समी इब्राहिम साहब जो हैं वो अपने दफ्तर से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते हैं तो एक शख्स उनके पास आता है, आपस में कोई बातचीत होती है थोड़ी देर, और जब समी इब्राहिम साहब अपनी गालबन गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो तब वो शख्स जो है वो उनके ऊपर हमला करता है। और इसी दौरान एक दूसरी जगह पे एक शख्स खड़ा हुआ जो है वो वीडियो बना रहा है। तो और उसके बाद समी इब्राहिम साहब जो हैं वो वापस अपने दफ्तर की तरफ चले जाते हैं एंड दैट्स इट। अच्छा, अब इसका एक तीसरा वर्जन जो है वो समी इब्राहिम साहब का अपना बयान है जो उन्होंने पुलिस को दिया है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि जी मैं जब बाहर आया तो एक ख्वाजा सरा जो है वो मेरे पास आया, और उस ख्वाजा सरा ने जो है मैंने उसको पैसे मैं देने लगा, तो जब मैं उसे पैसे देने लगा तो तब जो है वो शख्स जो है वो पहले उसने मुझे गालियाँ देना शुरू की और फिर उसने उस ख्वाजा सरा ने मुझ पर हमला कर दिया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जो दूसरा शख्स था जो वीडियो बना रहा था वो भी मुझे गालियाँ दे रहा था, और वो उस ख्वाजा सरा को ये कह रहा था कि इसे छोड़ना मत। ये समी इब्राहिम साहब का वर्जन है। एक चौथा वर्जन इस सारी चीज़ के अंदर आया है जो मुझे नहीं पता कि किस हद तक सही है। ये तो ज़ाहिर बात है मामला इन्वेस्टिगेट होगा तो फिर पता लगेगा। चंद गरीदा फ़ारूकी साहिबा जो एंकर पर्सन है उन्होंने ये ट्वीट किया कि जी उनके इस्लामाबाद पुलिस के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जी इस ख्वाजा सरा के साथ जो है वो पता नहीं कोई पैसों के लेन देन का इशू था, और जिसकी वजह से ये वाक़या जो है वो पेश आया है कि वो अपने पैसों के मुतालबे के लिए शायद वहाँ पे आया हुआ था और फिर ये सब कुछ हुआ है। सो ये बेसिकली इस सारी चीज़ के मुख्तलिफ वर्जन्स हैं जो इस वाक़े से रिलेटेड सामने आए हैं। लेकिन मेरा इसके ऊपर एक डिफरेंट पॉइंट है। मेरा पॉइंट ये है कि कुछ भी हो जाए, अब मैं नहीं जानता, ये तो ज़ाहिर बात है इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी। सबसे पहले तो उस ख्वाजा सरा को ट्रेस किया जाए और उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन लाया जाए कि आखिर मतलब कुछ भी है, पैसों का मामला है, कुछ भी है, आप जाके किसी को ज़दोकोब तो नहीं कर सकते, आप किसी के ऊपर हाथ तो नहीं उठा सकते, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर ये नहीं भी है, अगर ये पैसों का तनाज़ा नहीं भी है और इसके बावजूद मतलब ये शख्स जो है इसने आके समी इब्राहिम के ऊपर हमला किया है, तो तब भी इस शख्स को इस तरह छोड़ नहीं देना चाहिए, इसकी पूरी तरह तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर आज इस वक्त एक ऐसा माहौल बन चुका है कि कोई भी सहाफ़ी हो, उसके साथ कभी उसको अगर पुलिस पकड़ के ले जाती है, कभी उसको मुल्क से बाहर जाना पड़ता है, और यही सब कुछ पिछले दौरे हुकूमत में भी हो रहा था। तो ये सारी सीरीज़ ऑफ इवेंट जो है इसको बंद होने की ज़रूरत है। ये इससे माहौल जो है वो आप मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। इसके पीछे जो लोग भी हैं, जो लोग भी इस किस्म की प्लानिंग्स कर रहे हैं, वो इस माहौल को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, और ये इस मुल्क के लिए कोई नेक शुगुन नहीं है, इससे ज़्यादा नुकसान होगा। तो मेरी पूरी हमदर्दियाँ हैं समी इब्राहिम साहब के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको जल्द अज जल्द जो है सिलसिले में इंसाफ मिलेगा, और वो शख्स जो है उससे ज़रूर उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसको कानून के कटहरे में लाके खड़ा करना चाहिए। कल मैंने अपने वीलॉग के अंदर आपको ये कहा था कि ये कुमराट के हवाले से मैं चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मैंने जनाब लाहौर से मैंने सफ़र किया, कल मैंने लाहौर से सफ़र किया, मैं अपनी गाड़ी के ऊपर यहाँ पे आया, और मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे तकरीबन, मैंने बीच में ज़ाहिर बात है हम रुकते भी आए, मैंने स्टे भी किया,
तो तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 घंटे का सफ़र ये था। तो इस 12 साढ़े 12 घंटे के सफ़र के बाद मैं जब तक यहाँ पहुँचा नहीं था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जगह इतनी खूबसूरत होगी। बहुत खूबसूरत जगह, लेकिन बल्कि मैं इसको अगर मैं, क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैवलिंग कर चुका हूँ, मैं नारान भी जा चुका हूँ और नारान, फेरी मेडोज़, मैं यहाँ तक कि K2 बेस कैंप भी जा चुका हूँ, स्कर्दू, गिलगित, हुंजा, खुजराब पास, ये सारी जगह मैंने देखी हुई हैं। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट्स इन पाकिस्तान। अफसोस किस चीज़ का है कि यहाँ पे जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस वक्त जिस जगह पे मैं हूँ, यहाँ पे जैज़ का 4G काम करता है और किसी कंपनी का काम नहीं करता। जोंग नहीं है यहाँ पे, टेलीनॉर नहीं है यहाँ पे, यूफोन नहीं है यहाँ पे, ये कंपनीज यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जैज़ काम कर रहा है। एक तो इन टेलीफोन नेटवर्क्स को यहाँ पे आने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है यहाँ पे आने के हवाले से। वैसे तो यहाँ तक जिस स्पॉट के ऊपर मैं आया हुआ हूँ कुमराट के अंदर, यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ भी लेकर आए हैं, और गाड़ियों से मेरी मुराद मैं 4 व्हील ड्राइव की बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब जो सेडान कार्स होती हैं वो भी लेकर आए हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ये मैं इसको सख्ती से रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये गाड़ी तबाह करने वाली बात है। आप ले तो आएँ, आप ये भी कह देंगे, कल को आप बहादुरी दिखाएंगे, आप लोगों को कहेंगे देखें मैं कितना बहादुर हूँ, मैं अपनी गाड़ी यहाँ तक ले आया था, लेकिन आपको नहीं लाना चाहिए। अगर तो आपके पास 4 व्हील ड्राइव है या एटलीस्ट आपके पास क्रॉस ओवर SUV है। क्रॉस ओवर SUV में कौन सी आती हैं गाड़ियाँ, MG HS हो गई, हुंडई की जो टूसा हो गई, वो हो गई, स्पोर्टेज हो गई, इस किस्म की जो क्रॉस ओवर SUVs है, या तो वो ले आएँ, वो थोड़ी सी हाइट में फिर भी ऊंची होती हैं। लेकिन सेडान गाड़ियाँ लेकर आना, सिविक, सिटी, करोला, स्विफ्ट, ये गाड़ियाँ यहाँ तक नहीं लानी चाहिए। ये कुमराट से पीछे वैसे तो वो लोग थल बाज़ार के अंदर यहाँ पे एरिया है, थल एक बड़ा शहर, बड़ा तो नहीं, एक छोटा शहर आता है, वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करवा के जीप्स के अंदर जो है यहाँ पे लेकर आते हैं। लेकिन मैं फिर भी वो रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं उससे भी पीछे कहूँगा कि आप उससे तकरीबन कुमराट से 30 किलोमीटर पहले अगर कोशिश करें, दीर के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करके जीप के अंदर यहाँ पे आएँ, गाड़ी बर्बाद करने वाली बात है। तीसरी बात ये, जितना मैं अब तक यहाँ पे मैं घुमा हूँ, यहाँ का जो अच्छा होटल है, जो फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा है, और मैं भी वहीं पे ठहरा हुआ हूँ, पंचकोरा रिजॉर्ट होटल जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तकरीबन आपको यहाँ पे रफली 14-15 हज़ार में एक कमरा मिलता है फैमिली के लिए, और गर्म पानी है, और इस किस्म के जो बेसिक इंतज़ामात हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप आना चाहें, अपनी रिजर्वेशन करवा के यहाँ पे आइएगा, बग़ैर रिजर्वेशन के ना आएँ, क्योंकि फिर आपको तकलीफ़ होगी। ज़ाहिर बात, आप फेसबुक पे जाके ये पंचकोरा रिजॉर्ट के नाम से अगर आप लिखें तो उनका पेज भी आ जाता है, वहाँ पे जाके आप ये सर्च कर सकते हैं। खाने पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। हम तो वैसे ही लाहौरी हैं, तो लाहौरी जो होते हैं ना, वो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि खाना ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए अच्छा। तो खाने पीने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, बड़ा देसी भी है, चाइनीज़ भी खाने इनके पास मौजूद हैं। स्पॉट आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मैं इस वक्त होटल की हदूद में बैठ के ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अगर मैं इस जगह पे बैठा हूँ तो पीछे कितने खूबसूरत मनाजिर जो है आपको इस होटल से देखने में मिलते हैं। और वेरी फ्रेंडली स्टाफ, बड़ा ख्याल रखने वाले लोग, मेहमान नवाज लोग, और मैं बिल्कुल चाहूँगा आप पाकिस्तान की खूबसूरती अगर देखना चाहते हैं, इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैं आई एम सॉरी, लेकिन मैं ना बड़ा बायस्ड हूँ इस हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से थोड़ा सा बायस्ड हूँ। मैंने दुनिया के अंदर काफ़ी मुल्क मैंने देखे हैं, मैंने घूमा हूँ, अमेरिका भी गया हूँ मैं, जापान, UK, यूरोप के अंदर भी ममालिक देखे हैं, इंडोनेशिया भी गया हूँ, इन सारी जगहों को मैंने देखा है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, जो हुस्न, जो खूबसूरती, जो मनाजिर, जो खुदा की कुदरत हमें यहाँ नज़र आती है पाकिस्तान में, पता नहीं शायद मेरी आंखों का कसूर है या क्या बात है, मुझे वो खूबसूरती कहीं और नज़र नहीं आती। तो मैं बल्कि ये मैं इसके साथ ही आपको ये भी बता दूँ कि हम सोच रहे हैं, अभी प्लान कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अपना एक और यूट्यूब चैनल शुरू करके तो पाकिस्तान के खूबसूरत एरियाज़ का ट्रैवलॉग का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए, और आपके साथ जो है वो ट्रैवलॉग शेयर किए जाएँ। आपको वहाँ के कौन सी जगहों पे क्या उसके प्रोज़ क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, कौन सी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, फैमिलीज़ के लिए कौन सी अच्छी जगह है, यंगस्टर्स अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो कौन सी जगह पे जा सकते हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि एक अपना यूट्यूब चैनल जो है वो इस सिलसिले में भी शुरू किया जा सके और आपको प्रोफेशनल एडवाइस दी जा सके। वैसे तो बहुत से लोग ट्रैवलॉग्स बनाते हैं, उसके अंदर मतलब वो अपने अपने तरीके से उसको बनाते हैं, लेकिन हम उसको एक ट्रैवल एडवाइजरी के तौर पे कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब मिसाल के तौर पे एक छोटी सी चीज़ है, आज सुबह जब मैं नाश्ता करने गया तो उन्होंने कहा जी हमारे पास मक्खन जैम नहीं होता। मैंने कहा जी मक्खन जैम तो पूरे पाकिस्तान में मिल जाता है, आपके यहाँ पे नहीं। उन्होंने कहा बस हमारे यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मक्खन जैम नहीं मिलता। तो ये हम छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी जो होगी है तो वैसे ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको पता हो
कि किस जगह पे क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या चीज़ अवेलेबल नहीं। जिस तरह सिग्नल्स हैं, लोगों को नहीं ज़्यादातर पता होता कि यहाँ पे सिर्फ जाज के सिग्नल्स काम करते हैं, यहाँ पे दीगर कंपनीज के सिग्नल्स नहीं काम करते। तो ये आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बताऊँ कि जो पंचकोरा रिजॉर्ट है, ये बेसिकली जो फॉरेस्ट एरिया है कुमराट का, तो उसके बिल्कुल स्टार्ट में आता है। आप जैसे ही थोड़ा सा आगे चलना शुरू करेंगे इस एरिया से, तो वो सिग्नल्स भी, जाज के सिग्नल्स भी फिर बंद हो जाएंगे। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब अगर आप ट्रैवल करने का प्रोग्राम बनाएं तो आपकी पूरी तरह हम मदद कर सकें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अगले वीलॉग में हमने आपके चंद सवालात के जवाब दिए हैं, जो मैंने आज से चंद दिन पहले एक वीलॉग में कहा था। तो लोगों ने बहुत लंबी एक लिस्ट है सवालात की, उसमें से चंद सवालात हमने आज के लिए एक वीडियो के लिए चूज़ किए हैं, और चंद सवालात जो हैं वो कल की वीडियो में जो है वो हम शामिल करेंगे। हो सकता है उसमें अगर आपने सवाल पूछा हुआ है तो वो सवाल हमने उसके अंदर शामिल किया और उसका जवाब मैंने दिया है। तो अगला वीलॉग ना देखना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।